सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। तो नाम से पता चल रहा है स्किल इंडिया सेंटर ये देश के युवाओं को स्किलफुल बनाएगा, उनकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट स्किल्स को बढ़ाएगा। यहाँ पे लगभग 1200 छात्र उद्योगों की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को बढ़ाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया? उड़ीसा में, उड़ीसा के संबलपुर में। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कराऊंगा, भारत में जितनी भी चीजें पहली बार हुई है जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है पिछले एक साल के अंदर अंदर, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां पे होगी? शिलोंग में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहां पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसका नाम अटल बिहारी जी के नाम पे रखा गया। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जापान। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना बना था भोपाल में। भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहां पे बना? तंजानिया के जांजीबार में। और किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने, और इसकी पहली महिला निदेशक डायरेक्टर बनी प्रीति अग्लायम। और पूछे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे बना? अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया। और पूछे कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये कहां पे बना? वो भी अमेरिका में बना है, अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बोला है मैंने आपको। वैसे पहला सबसे बड़ा ये अंकोरवाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, भगवान विष्णु का मंदिर है, वो है। और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली से उद्घाटन किया गया था। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इन बसों का संचालन कर रहा है इंडियन ऑयल। अगर पूछे देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ये 10 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए जो कि भारत और देश में भी कुछ देश से भी हमने प्रश्न लिए जो पहली बार आयोजन हुआ जिनका कहीं ना कहीं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा जवान ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो फेस्टिवल हुए फिल्म फेस्टिवल, उनका भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना पूरे प्रश्न को। पहले हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल मूवी के लिए। वहीं अगर क्रिटिक्स कैटेगरी में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, क्रिटिक्स कैटेगरी क्या होता है थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें जो अवार्ड्स होते हैं उनका सिलेक्शन दर्शकों के द्वारा नहीं किया जाता है इसमें, बल्कि जो फिल्मों के जो श्रेष्ठ आलोचक होते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल मूवी को। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल रहे सेम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर है जाने जान मूवी के लिए। और डायरेक्टर है इटली जवान मूवी के लिए। इसमें एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी ध्यान में रखना ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर अभी आप लोग देख रहे होंगे हर जगह छाई हुई है, मैं आपको और भी रिवाइज कराऊंगा, अभी देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स है। एक आप पढ़ते हो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिनकी शुरुआत 1969 में होती है। वो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और उसमें वैसे पुरस्कार राशि भी पूछ ली जाती है, 15 लाख रुपए दी जाती है, पहले 10 लाख रुपए दी जाती थी। तो वो भी आप ध्यान में रखना कि पहली बार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? देविका रानी को 1969 में। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न। अभी लेटेस्ट में आपको बता दूं अभी 2023 में दिया गया था 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको? वहीदा रहमान जी को। उससे पहले 52वां मिला था आशा पारेख को। चलो अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो अभी हमने जो लेटेस्ट पढ़ा था बाफ्ता पुरस्कार 2024, तो उसमें 4 पॉइंट रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सिलियन मर्फी को। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सिलियन मर्फी कहते हैं या किलियन मर्फी कहते हैं।
ओपेनहाइमर मूवी के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन रही है पुअर थिंग्स के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन रहे हैं ओपेनहाइमर के लिए। और उससे पहले अभी 2024 में ही हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात की थी, 81 नंबर के थे, उसमें भी बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर रही थी। बेस्ट एक्टर थे किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी लिली ग्लेडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन रहे थे ओपेनहाइमर के लिए। उसके अलावा भी 2024 में ही हमने 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स भी देखे थे, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ भारतीयों को पुरस्कार मिला है, कुछ भारतीयों को ये ग्रैमी पुरस्कार मिले। तो कौन कौन है वो? तो 4 भारतीय तो एक शक्ति बैंड ग्रुप है उसमें है, उनको मिला है। उन बैंड ग्रुप ने एक सॉन्ग गाया था, दिस मोमेंट सॉन्ग, उस सॉन्ग का नाम है दिस मोमेंट। तो वो 4 भारतीय कौन है? तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन, और एक ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। और इसके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक है राकेश चौरसिया, इन्होंने पाश्तो और एज वी स्पीक के लिए भी ग्रैमी जीता। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी और राकेश ने 2 ग्रैमी जीते यहाँ पे। तो इस तरह से इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 4 तरह के अवार्ड से रिवाइज करवा दिए हैं। ये दादा साहब फाल्के वाला, बाफ्ता वाला, गोल्डन ग्लोब वाला और ग्रैमी अवार्ड्स। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं अपने चैनल की यही खास बात है, कोई भी प्रश्न आता है तो उससे संबंधित मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ता हूं आपको रिवाइज करवाना। और उसके बावजूद भी आप देखोगे इतना सारा रिवीजन करवाने के बावजूद भी वीडियो की लेंथ आपको इतनी लंबी नहीं मिलेगी कि 35 मिनट का, 40 मिनट का या 1-1 घंटे के वीडियोस जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है 25 मिनट के आसपास आपका वीडियो लेकर के जाऊं और उसमें 1 घंटे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूं। और इतनी बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं सेम चीजों को कि आपको वो चीजें यहीं पे याद हो जाती है। बाकी फिर भी मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं उनका मैं अलग से आपको रिवीजन करवा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करा रहा हूं। उसके लिए हमने एक रिवीजन वाली सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो वो सीरीज भी आप जरूर अटेंड करें। डेली 10 से 11 मिनट की वो क्लास होती है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं, वहां पे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं वो आपको अपनी क्लास से आराम से मिल जाएंगे। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। बस अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करा करें। सिर्फ इतना सा कहता हूं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। इतनी सी आप हेल्प हमारी कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाकर मैं आपको देता हूं अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। यहां तक कि आपको डिटेल्ड पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारे चैनल्स आप देखेंगे जो डिटेल पीडीएफ के पैसे लेते हैं, पेड रखते हैं। बड़े बड़े चैनल से उनके किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारे काम करने वाले, फिर भी पेड रखते हैं। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराता हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अपना समझ करके इसे सपोर्ट करें। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, और इसका आयोजन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। थीम क्या है? थीम याद रखना, बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इस साल हम इसका 25वां संस्करण मना रहे हैं। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2008 को अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाया था। और इसी से संबंधित एक पुरस्कार का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, अवार्ड से रिलेटेड है कि अभी 2023 में किसे ढाका में, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद है क्या आपको? तो आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। याद रखना ये नाम। आपको याद होगा भी 3 भाषाओं को हमारी शास्त्रीय भाषाओं में, क्लासिकल लैंग्वेजेस में जोड़ा गया। कौन कौन सी हैं वो? पाली, प्राकृत और फारसी। फारसी 90 नंबर की है। पहली कौन सी थी? तमिल थी, 2004 में दर्जा मिला था। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवीजन करते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी को एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया और 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया। तो ये फरवरी के डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। कहां पे? जम्मू में। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगें याद रखना कहां पे? जम्मू में। और ये रेल सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलती है। सुरंग का नाम T50 है। इसकी लंबाई की बात करोगे तो 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया जो श्रीनगर और संगल दान के बीच में चलेगी। और इतना ही नहीं, वहां पे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे जो सिंगल आर्क रेल पुल बन रहा है, आपको पता है, उसका भी उद्घाटन किया। और आपको पता है ये पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 359 मीटर है। लंबाई की बात करोगे तो 1.315 किलोमीटर है, यानी कि 1315 मीटर इसकी लंबाई है। लागत आई इसको बनाने में लगभग 14,000 करोड़ रुपए। तो ये जो पुल है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। वहां पे मोदी जी ने मतलब जम्मू में एक एम्स का भी उद्घाटन किया और एक IIM का भी उद्घाटन किया। मतलब अभी जम्मू गए थे, उन्होंने करीब 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी में पुल हैं जो कि किसी न किसी कारण से सबसे लंबे हैं और ये न्यूज में रहे थे सारे, वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये बना था नागपुर में। और अगर पूछे कि भारत का पहला केबल रेल पुल ये कहाँ पे बना या कौन सा है? अंजी खंड पुल है, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जिसकी लंबाई 473 मीटर। ये भारत का पहला केबल रेल पुल है। और वैसे भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये कौन सा है? डॉक्टर भूपेन हजारिका, या जिसे आप डोला ब्रिज भी कहते हो, जो असम में है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, वो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है। उसमें इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने नदी पुल बोला है और वो सी ब्रिज है जो अटल सेतु है। उसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई 632 मीटर है और इसको व्हाइट ड्रैगन कहते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये चेक रिपब्लिक में आपको मिलेगा, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। और भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये तमिलनाडु में खुला था, जिसकी लंबाई 570 मीटर है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज मैंने आपको बता ही दिया, तो रेल ब्रिज है जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पर है, ये कर्नाटक में आपको मिलेगा। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है, वैसे इसका भी नाम बदल दिया गया, अभी श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बात करोगे तो 1507 मीटर है। तो ये इसी से संबंधित देखो रिलेटेड मैंने आपको सारे करंट अफेयर्स के जितने भी अभी तक प्रश्न बने वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, तो ध्यान रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक शशि थरूर को अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, इंग्लिश में अगर इस अवार्ड को बोलेंगे तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसे कहेंगे। अभी इस सम्मान से इनको सम्मानित किया है, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। तो उन्हें ये सम्मान वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन समर्पण को समर्पित है। ये सम्मान किसे मिला याद रखना? शशि थरूर को। वैसे आपको ये अवार्ड मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि 2022 में इस अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये दिया अब गया है। अच्छा, फ्रांस के बारे में आपको बताऊंगा, फ्रांस ले चलूंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले अभी 2023 में आपको याद होगा शशि थरूर जी ने एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम रिंग साइड है। उसको लिखा किसने था? डॉक्टर विजय दर्डा ने। और 2023 में की एक बुक भी आई थी शशि थरूर जी की, अंबेडकर अ लाइफ नाम से। अभी 2023 में ही आपने पढ़ा होगा हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसी तरह से टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, उनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2023 में बता रहा हूँ फिजी देश का, पपुआ न्यू गिनी का, ग्रीस का और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस हो गई। अभी समर ओलंपिक यहीं पे होने हैं 2024 में।
करेंसी यूरो हो गई, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन का नाम न्यूज में क्यों था? अभी हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट है ये, और इसी के बाद हमने पढ़ा था इन्होंने हमारे यूपीआई सिस्टम को यहाँ पे लागू कर लिया और इस तरह से पहला यूरोपीय देश बन गया ये। यहाँ के अभी प्रधानमंत्री का नाम भी न्यूज में था, नए बने थे गैब्रियल अटल, पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने यहाँ के और सबसे युवा भी हैं, तो इन कारण से फ्रांस अभी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा। तो अभी विदेश मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय देश है ये माल्टा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये 119वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, आपको बताया 2015 में पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का जो COP21 का आयोजन हुआ था, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति या उस वक्त जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, उन्होंने इसकी स्थापना की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और वैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल करना। और कर्क रेखा और मकर रेखा जो होती है, आपको पता है इसी के बीच में सबसे ज्यादा सूर्य किरणें आती है, सबसे ज्यादा सूर्य की जो रेज होती है वो यहीं पे गिरती है। और सोलर के लिए क्या चाहिए? सूर्य की रेस चाहिए, सूर्य चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी को ही तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं सोलर पैनल्स की मदद से। तो इसमें हम ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं उनको इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा देश इसमें जुड़ेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पे मूव कर पाएंगे। और क्या लक्ष्य वो मैंने आपको बता ही दिया। इसका मुख्यालय ध्यान में रखना कहां पर है? गुड़गांव में है। ये एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा जिसका मुख्यालय भारत में आपको मिलेगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर है। अभी नवंबर में आपको याद होगा पिछले साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जहां पे भी हमने सोलर की बात की है। जैसे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना था? गुजरात का मोढेरा गांव। दिल्ली एयरपोर्ट ये बना था पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। और पूछे कि देश का पहला सोलर सिटी ये कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश में। और दीव जो है ये दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना था। मुख्यमंत्री सौर मिशन को शुरू किया था मेघालय ने। और भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये बनेगी उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहां पे बनेगा? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की हमने बात की थी, जिसका मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ये शुरू हुई थी फरवरी 2019 में। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी जो बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही थी। और मोदी जी ने एक और योजना का ऐलान किया था जिसके अंतर्गत ये 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। उस योजना का नाम क्या है? एक नई योजना आई थी हमारे चर्चा में, न्यूज में, उस योजना का नाम बताओ आप लोग। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे बना? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखना, काफी सारा आज मैंने आपको रिवीजन कराया है और ये सारे वही पॉइंट्स है जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4, जिसका उद्घाटन अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना मुख्यालय में किया गया। और इसका उद्घाटन जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड उन्होंने किया है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड इसका आयोजन कर रही है, इसकी मेजबानी कर रही है। कहाँ पे? नेपाल में। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देशों के लगभग 1125 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका आयोजन की बात करें कब से कब तक? 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक। देखो, नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेपाल के क्या स्टैटिक बनेंगे? जैसे कि कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो गए और प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामचंद्र पौडेल। अच्छा, एक्सरसाइज वाला प्रश्न फिर से आ गया। चलो 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ।
जैसे कि 2024 की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन, जिसका आयोजन हुआ भारत और यूएई के बीच में। कहां पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज की बात करोगे, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुई है चेन्नई में। और अयुत्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन हुआ, पहली बार आयोजन हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ भारत और इजिप्ट के बीच में। कहां पे? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एक स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन किया नाटो ने। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ अरब सागर के ऊपर। पहली बार अभी सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया था इंडियन एयरफोर्स ने, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया। लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया। कहां पे? विशाखापत्तनम में। 2024 की ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी हमको याद रखनी है। और जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है, बार बार ये एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज कराता हूं और कराता रहूंगा, तो आपको ये यहीं पे याद हो जाएंगी। बस आपको क्या कोशिश करनी है, डेली कंटिन्यू आपको बने रहना है। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर एस डी मुनी ने। तो प्रोफेसर एस डी मुनी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। इतना सा आप याद रख लो बुक का नाम, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। किसने लिखा? प्रोफेसर एस डी मुनी ने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने करियर के बारे में बताया। उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो इस बुक में इन्होंने शेयर किया है। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि अभी संजीव जोशी, आपको याद होगा, एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक इन्होंने लिखी है। अरूप कुमार दत्ता, आसाम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नाम से बुक लिखी। चित्रा बनर्जी की बात करेंगे, एन अनकॉमन लव नाम से इन्होंने बुक लिखी है। तो ये बुक्स अभी न्यूज में थी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने सोमेन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी हाल ही में जापान का 1000 साल पुराना ये सोमेन साई महोत्सव है और इसको अभी वहां पे समाप्त कर दिया गया है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो लगभग निवस्त्र होकर के बहुत कड़ी ठंड में एक भांग के थैले को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और क्यों बंद कर दिया गया? तो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उनकी बढ़ती उम्र के कारण और इसमें जो उत्तराधिकारी होते हैं उनकी कमी होने के कारण इसको फाइनली बंद कर दिया गया है। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा, देखो फेस्टिवल से संबंधित ये प्रश्न मैंने लिया, फेयर एंड फेस्टिवल से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, न्यूज में है और ये एंड ही कर दिया गया, इसको समाप्ति कर दिया गया, तो ये प्रश्न बन सकता है। सिंपल सा पूछ लेगा, सोमेन साई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, या ये अभी न्यूज में था, कहाँ मनाया जाता है? तो सिंपल सा जापान आंसर कर देना है, और ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा। और जापान में भी वैसे ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मनाया जाता है, उत्तरी जापान के इवाते क्षेत्र में। देखो बात जापान की हुई है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी टोक्यो है। जापान इसे सुकुमारों का देश, निप्पन या सूर्योदय का देश भी कहते हैं। करेंसी येन है। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और जापान ये चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है, याद रखना। और जापान के साथ हमारा एक मिशन भी है, लुपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अभी आपने पढ़ा था, अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च करने वाला पहला देश बना था कौन सा? जापान। और अभी 2023 में G7 की अध्यक्षता जापान ने ही की थी। जापान के साथ हमने अभी धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज भी किया था। धर्मा गार्जन हम करते हैं, इसके साथ वीर गार्जन करते हैं, और शिन्यू मैत्री करते हैं, जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं, और मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। मालाबार खैर क्वाड ग्रुप के बीच में होती है। क्वाड ग्रुप में 4 देश होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? एलेक्स डॉसन ने। तो स्वीडिश फोटोग्राफर है ये एलेक्स डॉसन, जिन्होंने भी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया। उनकी फोटो कौन सी थी? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो फोटो। इसमें ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया, और इसी के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्हें ये खिताब लंदन में दिया गया, क्योंकि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन ये लंदन में स्थित एक वार्षिक कार्यक्रम है। आपको याद होगा अभी नीमा सरीखानी का नाम, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था। एक पोलर बियर की फोटो इन्होंने खींची थी, जो कि एक आइस बेड पे सोए हुए था। बाकी ये सविता कंसवाल,
पर्वतारोही है उत्तराखंड से। मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 मिला था इनको। और वासिनी लॉरेट्स कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन्होंने जीता। ये अल्जीरियाई प्रोफेसर है और इस अवार्ड को अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अभी भी आपने नहीं करा तो, और कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस आपने मनाया 20 फरवरी को। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? निलय विपिन चंद्र अंजारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ? 50वां। 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? ढाका में। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म। और अभी CMS कोप 14 का आयोजन कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब की स्टेट आइकन कौन बने? तो आंसर होगा शुभमन गिल। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इसे 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा SK वसंथन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।